साथियों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमेशा की तरह ये आपसे अपील भी है, दरख्वास्त भी है कि अगर आपने अभी तक अफजल भट्ट विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन भी बटन भी दबा दें ताकि रोज़ाना आपको टल्ली के ज़रिए पता चल सके कि प्रोग्राम अपलोड हो गया है। दोस्तों, आज आपके पास सबसे बड़ी खबर आज हम लेकर आए और वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर का एहतजाज मौखर करने के हवाले से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। उसकी वजूहात क्या है, खान साहब क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, पेशावर में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है, दीगर सूबे क्या कहते हैं, इसकी तफसील आपको बताएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में झगड़ा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आईनी मामला है, कुछ लोग कहते हैं कि गिव एंड टेक का मसला है। इसकी तफसील हम आपको बताएंगे कि असल झगड़ा क्या है और ये कब से शुरू है और इसका इख्तिताम क्या कब होगा, क्या इनके रास्ते जुदा होंगे या इसी तरह काम चलता रहेगा। तीसरा, पंजाब में जब हमने कहा था ख़ुसूसी तौर पर कि चूरी खाने वाले मजनुओं का रास्ता खान ने बंद कर दिया है कि यानी अब आर या पार होगा, उसके हवाले से पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली और ओहदेदार क्या सोच रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पूरा प्रोग्राम आप सुनेंगे तो पूरे मुल्क का सियासी मंजरनामा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर का एहतजाज मौखर करने पर जो गौर किया है उसकी कई वजूहात हैं कि बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि क्योंकि तैयारी के बगैर खान साहब ने ये कॉल दी है और इस कॉल के दौरान 24 से पहले और इसके दौरान 2-3 बड़े केसेस हैं। अगर उनके हवाले से कोई पेशरफ्त पीटीआई की तोक़ों के मुताबिक हो जाती है तो फिर भी ये एहतजाज मौखर हो सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जी हमने एक सीक्रेट कमेटी बनाई है। ठीक है, एक वज़ाहिर कमेटी होगी, एक सीक्रेट कमेटी होगी। अब वो सीक्रेट कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट क्या है उससे भी आपको आगाह करेंगे कि उस सीक्रेट रिपोर्टिंग कमेटी के जो चंद लोग हैं जिनके बारे में पता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी। और मुतअद्दिद ओहदेदारों ने इस हवाले से 24 नवंबर के हवाले से क्या बातचीत की है। तो दोस्तों, मसला ये है कि 24 नवंबर में अब रह गए हैं टोटल एक हफ्ता। अब एक हफ्ते के दौरान क्या मोबिलाइजेशन कैसी होगी, लोगों को ट्रांसपोर्ट कैसे मुहैया की जाएगी, लोगों के लिए आने जाने का बंदोबस्त क्या होगा, फिर जिन लोगों ने आना होता है किसी मुजाहरे में, जलसे जुलूस में, वो क्या करेंगे कि किसी दफ्तर में काम करते हैं तो छुट्टी लेंगे, घर से इजाज़त लेकर आएंगे क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि अगर खान साहब कह दें कि 2 दिन करना है, 3 दिन करना है या आगे जाना है। तो इसलिए प्रैक्टिकल ये है कि अगर तो यह लंबी लड़ाई लड़नी है तो उसकी तैयारी नहीं है और तैयारी के बगैर ये काम हो नहीं सकता। अब जो खान साहब ने कमेटी बनाकर फीडबैक लिया है, मुझे एक दोस्त ने बताया, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, पीटीआई के सरगर्म ओहदेदार हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमसे कहा गया कि भाई आप एक्टिविटी का आगाज़ करें। कहते हैं कि हमने बताया कि भाई मेरे ऊपर 16 पर्चे हैं, मैं तो रोज़ाना किसी गली महल्ले में जा नहीं सकता, लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, तो कैसे ये सारा एहतजाज करूँ। उन्होंने कहा फिर अब हिकमत अमली ये तब्दील करने की कोशिश की गई कि अब अरकान असम्बली और वो लोग जिन पे पहले मुकदमात हो चुके हैं उनको कहा जाए कि वो पीछे रह के काम करें और आगे सिर्फ वो ओहदेदार जो किसी यूनियन काउंसिल के ओहदेदार हैं, सिटी के ओहदेदार हैं, पीटीआई के ओहदों पर काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, उन्होंने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी वायलेशन में नहीं है, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, तो अब उनको कहा जाएगा कि वो मोबिलाइजेशन करें। लेकिन जो बात मैंने कल भी कहा था कि बैटल फील्ड कौन है, बैटल फील्ड है पंजाब। अगर आप पूरा केपीके बंद भी कर लें, पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, तो मेरा ख्याल है कि वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। अगर दुनिया को ये दिखाना है कि भाई लोग निकले हैं इस एहतजाज के लिए, तो फिर
KPK में आप फ़र्ज़ किया 3 दिन 4 दिन मोटरवे बंद कर दें, तमाम रोड बंद कर दें, इवन देन एयरपोर्ट बंद कर दें, सब कुछ भी बंद कर दें, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि भाई पुलिस आपकी है, इंतज़ामिया आपकी है। और फिर खान साहब अक्सर ताना देते थे नून लीग को, पटवारी क्यों कहते थे कि वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उनका चार्ज था कि नून लीग जलसे करती है। अगर आपने ये सब कुछ सरकारी वसाइल के साथ करना है तो फिर आपको वो ताने जो आपने दिए थे नून लीग को वो किधर जाएंगे। तो इसलिए अब पंजाब को में अगर आपने जाना है तो वहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने जो कल के प्रोग्राम में कहा था, गुज़िश्ता प्रोग्राम में, कि खान साहब ने अब हर पार्टी का टिकट होल्डर, जिसने MPA का टिकट लिया था, जिसने MNA का टिकट लिया था, को मुंतखब हुआ है या नहीं, अब उनको डबल ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। उनको 2 कश्तियों में सवार रहने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया, या आर या पार होगा। तो खान साहब का ये था कि अब हर टिकट होल्डर, हर MPA और MNA अपने अपने इलाके से बताएगा कि कितने लोग आने हैं। अगर किसी ख़ास जगह पे जाना है, अगर उसी शहर में हमने मुजाहरा करना है, रोड ब्लॉक करनी है, ताकि एक टाइम हो कि 24 को हमने दिन के 12 बजे मुल्क ब्लॉक करना है, तो अचानक लोग टोलियों की सूरत में निकलें और अपने अपने शहर में भले आधे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, एकदम खबर आए कि पूरा मुल्क जैम हो गया है। लेकिन अब पंजाब से जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो क्राउड पुलर हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अब बार बार अपनी क़यादत से कह रहे हैं कि एक तो पर्चे चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, खान साहब की मोहब्बत में 2 पर्चे और से ही, गिरफ्तारी से। उन्होंने कहा स्मोक की सूरत हाल ऐसी है कि सारा दिन जो है वो सूरज तुलू नहीं होता, लोग खौफजदा हैं कि भाई अगर निकलेंगे तो कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज कौन कराएगा। लोग मास्क के बगैर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लोग गैदरिंग में जाने से घबराते हैं। और पंजाब में अगर स्कूल बंद कर देती है गवर्नमेंट स्मोक की वजह से, कॉलेज बंद कर देती है, सरकारी जो है वो दफातर बंद कर देती है, और आज गवर्नर साहब ने तो ये मशवरा भी दिया है कि एमरजेंसी नाफज कर दी जाए पंजाब में स्मोक से निपटने के लिए। अब सामने स्मोक होगी और असल टारगेट जो है वो PTI होगी, हदफ होगा। तो इसलिए अगर ये सारे इक़दाम हो जाते हैं, पंजाब में एमरजेंसी लग जाती है, तो एक तो स्मोक का खौफ, फिर एमरजेंसी लग जाती है, दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी जो है वो मुश्किल हो जाती है, तो एमरजेंसी की जो खिलाफ वर्जी से कैसे आमना सामना करने के लोग, ठीक है। तो इसलिए उन सब की राय ये है 90% लोगों की, जिनसे मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ अरकान असम्बली से, टिकट होल्डर से, वो कहते हैं कि भट्ट साहब अगर हम ये करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो पार्टी की आदत अगर ये समझती है कि 24 नवंबर को एडवेंचरिज्म करना है, तो अगर कामयाब ना हुआ तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, कि जो थोड़ा बहुत खान साहब का दबाव है कि अब भी लोग निकल आएंगे तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन अरकान असम्बली का ये ख्याल है, उन टिकट होल्डर का ख्याल है, उन PTI के अहदेदारों का ख्याल है जिनसे हमारी बात हुई है, कि हमने पार्टी की आदत को आगाह कर दिया है कि भाई 24 नवंबर को तो आप किसी सूरत में ना करें। अगर स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम अपना शहर बंद कर सकते हैं, ताजरों को साथ मिलाएंगे, स्टूडेंट को बुलाएंगे, वकला को बुलाएंगे, सिविल सोसाइटी को साथ मिलाएंगे, और फिर आपको बताएंगे पूरी तैयारी के साथ जब पार्टी कॉल देगी तो फिर कामयाब होगी। अब क्या कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अब अगर दिसंबर शुरू हो जाना है, खान साहब को भी पता है कि भाई अगर दिसंबर शुरू हो जाता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं, अभी तो स्मोक है, तो फिर धुंध शुरू हो जानी है, सर्दी शुरू हो जानी है, दिहाड़ियाँ छोटी हो जानी है, दिन छोटे हो जाने हैं, तो फिर ये एहतजाज कैसे कामयाब होगा। तो इसलिए बहरहाल अगर मुझसे वो पूछें एज PTI एक्टिविस्ट, मैं ये कहूँ और 100 में से 80-90 लोग ये कह दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा कि 24 नवंबर का एहतजाज मौखर करना पड़ेगा। आज अब अगले पॉइंट की जानिब कि मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में लड़ाई क्या है। अच्छा, जब
26वीं आईनी तरमीम पर बहस हो रही थी तो लोगों ने कहा जी बड़े इख्तलाफात हैं, बात होगी। असल मामला ये है कि जब ये गवर्नमेंट कायम हुई तो बिलावल भुट्टो साहब का तो पहले दिन से ये ख्याल था कि हमें इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि जब ये फैसला हो रहा था पाकिस्तान पीपल पार्टी की पार्लियामानी पार्टी में, जिसमें आसफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी नहीं बनना। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई के ख़िलाफ़ तो शायद एक आध तकरीर की हो, लेकिन उनकी तकरीरों का हदफ मुस्लिम लीग नून, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ थे। कभी वो तंज करते थे, इवन मौलाना फजल रहमान पे भी कभी बुजुर्ग कहते थे, कभी कुछ कहते थे। बहरहाल पूरी इलेक्शन कैंपेन बिलावल साहब की जो है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थी। तो जब सीसी में बैठे तो जरदारी साहब ने पहले हल्का सा इशारा किया था कि भाई ज़ाहिर है इस मुल्क को चलाने के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। तो बिलावल साहब पंजाब का जिक्र करते हुए फिजिकली रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनों के साथ, मेरे टिकट होल्डर के साथ पंजाब में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस जमात के साथ बैठूं जिसको जिताने के लिए ये सब कुछ किया गया है। बहरहाल जरदारी साहब ने आकर बात की और उन्होंने कहा कि देखें मसला ये है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए अवाम के जो है वो ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए हमें मिलकर चलना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारी होगी, ये हमारे पास होगा। तो बिलावल भुट्टो साहब ने फिर दूसरा जो मामला रखा था कि उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है कि पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जाए कि अगर किसी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर डीसीओ जो है वो नून लीग का होगा तो सीपीओ हमारा होगा, ताकि हमारे वो वर्कर, हमारे पीपल पार्टी के वो कारकुन जो उन ज़िला में रहते हैं, जो ऐसा ऐसा पीपल पार्टी को छोड़कर दूसरी जमातों में जा रहे हैं, उन्हें पता हो कि इंतज़ामिया उनकी बात सुनती है, उन्हें पता हो कि हम कोलिशन पार्टनर हैं, हम सिर्फ चंद वज़रा झंडियाँ लेकर वो नहीं घूम रहे, नीचे भी उसका कोई ना कोई समर पहुँच रहा है। तो बहरहाल नून लीग ने, आपको पता होगा, याद होगा कि बहुत से जो है वो मीटिंग की बिलावल साहब के साथ, कभी शहबाज शरीफ साहब चल के गए, कभी जरदारी साहब गए। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त फिर नून लीग ने भी नया मुतालबा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी भाई अगर ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं पावर शेयरिंग फार्मूला, तो वो सिर्फ पंजाब में तो नहीं होगा ना, फिर वो पावर शेयरिंग फार्मूला सिंध में भी होगा कि जो आप हमसे शेयर पंजाब में मांगते हैं वो शेयर सिंध में हमें दे दे। अगर डीसीओ आपका होगा तो सीपीओ हमारा होगा। नून लीग के वर्कर जो है वो जिसको रिकमेंड करेंगे। तो पीपल पार्टी ने कहा कि जी आपका तो सिंध में वजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा जी पंजाब में आप बताएं, पार्लियामानी पार्टी में आपका कितना वजूद है, कितने लोग आपके जीते हैं। तो बहरहाल उस वक्त तो मामला टल गया। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बिलावल साहब ने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है, तो आई एम सॉरी टू से वो कोई पोजीशन कोई बड़ी असूली नहीं थी। मैं पहले भी आपको अपने वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि पीपल पार्टी ये चाहती थी कि ये जो जुडिशल कमीशन बना है इसमें पार्लियामेंट के जो दोनों अरकान जाने हैं वो हमारे हों, और पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत वो कहते थे हमारा हक है। वो कहते थे कि देखें उस जुडिशल कमीशन में लॉ मिनिस्टर मेंबर है वो नून लीग का है, अटॉर्नी जनरल मेंबर है वो नून लीग का अपॉइंटी है जिसको भी उसने लगाना है। इसी तरह स्पीकर ने एक रुकने असम्बली को या किसी खातून को या अक़लियत से किसी को जो है वो मेंबर बनाना है तीसरा। तो आपके तो ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में 3 लोग मौजूद हैं। तो ये दोनों सेनेट में जो हुकूमती सिफारिश में दोनों लोग आने हैं सेनेट से और कौमी असम्बली से, वो दोनों हमारे होने चाहिए। और बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा पता खेला कि कौमी असम्बली से अपना नाम दे दिया कि मेरा नाम कैसे ड्रॉप करेंगे, कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम का सबसे मुतहर्रक और मुहर्रक लीडर समझा जाता हूँ कि जिसने इस पास कराने का सिरा अपने सर लिया, मौलाना को बनाया, नवाज शरीफ के पास चल कर गया, सब कुछ गया। तो ये कैसे हो सकता है कि नून लीग इतनी मरवत भी ना दिखाए कि ऊपर से एक नाम हम दे दें
पीपल पार्टी का, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस सारे काम में जो लोग काम कर रहे थे उसमें वो टीम लायल जो वकला की टीम थी वो शामिल थी। तो उन्होंने कहा कि सेनेट से हम मेरिट पे आ जाएंगे। कौमी असम्बली में कहाँ मैं और मेरे मुकाबले में नून लीग किसको नामजद करेगी। 12 नून लीग ने इस मामले पे कोई बात ना सुनी पीपल पार्टी की, और फिर बिलावल साहब ने अपना नाम वापस ले लिया। गुस्सा बड़ा है बिलावल, नौजवान सियासतदान है कि अपना नाम पेश करके वापस लेना कोई छोटी बात नहीं थी। अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। आपको पता है कि कम अज कम सूबों में और सुप्रीम कोर्ट में 50 से ऊपर जजेस भर्ती होने हैं, सरकार अटॉर्नी जनरल आने हैं, डिप्टी अटॉर्नी नीचे आने हैं। एक लंबा सिलसिला है जो लॉ मिनिस्ट्री के जरिए होना है। अब बिलावल साहब जो केक सजा हुआ टेबल पे, उनके ये ख्वाहिश है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो केक शेयरिंग करें, हमें भी हिस्सा दें। अगर जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन पे जज लगने हैं तो ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिनको लगाना चाहती है उनको ज़्यादा लगा ले। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से तो हाई कोर्ट से आएंगे, और हाई कोर्ट में जो जजेस लगने हैं वो वकला से आने हैं। कोई एक दो छोटे जो हैं वो लो जुडिशरी से आ जाएगा। तो असल मामला मेरी दोस्तों आपको बताना ज़रूरी था कि बिलावल भुट्टो साहब और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान ये झगड़ा क्या है। अब भी ये झगड़ा कितना बढ़ता है, क्या ये मामला इस हद तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाता है या नहीं जाता, ये आने वाले दिनों में फैसला होगा। लेकिन नून लीग के हल्के ये कहते हैं कि भाई 26वीं आईनी तरमीम तो आपका मुझे हम पे तो कोई एहसान नहीं था। अगर सर्विसेज चीफ को रिलैक्सेशन मिली है एज की तो वो हम पे तो एहसान नहीं है, वो जिन पे एहसान है उन पे है। तो इसलिए आप हमारे साथ तो वो चीज़ ना मांगे कि जो कि भाई 26वीं आईनी तरमीम का एहसान आप पर है। ये नून लीग के अंदर ये बातें भी हो रही हैं। तो जो पीपल पार्टी का मीडिया विंग है वो एक हफ्ते से ये खबर दे रहा था कि भाई तो जो दुलाउ नाटस के तौर पर बता रहा था कि भाई इख्तलाफात हैं, बिलावल भुट्टो साहब गुस्से में हैं, ज़राए से खबरें चलाएं, ये कहते था पीपल पार्टी के जो तर्जुमान थे। लेकिन जब ज़राए से खबरें चलती हैं तो जो दुलाउ नोटिस होता है उसका हुकूमत ने जब कोई नोटिस नहीं लिया तो फिर बिलावल भुट्टो साहब बरम हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं, एक एक चीज़ निकाल के रख दी है। अब देखना यह है कि क्या सेटलमेंट होती है या लड़ाई होती है। दोस्तों ये चंद चीज़ें थी जो आज आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आप अपने फीडबैक से हमें आगाह भी करेंगे, और फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि चैनल को इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।